आपको पता है कि गीतांजलि क्लासेस पर नियमित कक्षाएं चल रही हैं, तो उसी क्रम में आज इससे पहले हम संघीय मंत्री परिषद को पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का आज पूरा वीडियो बनेगा, ठीक है। आज पूरा संघीय मंत्री परिषद में जो प्रमुख होता है, यानी कि जो प्रधान होता है ना, मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। वो भी किस में आती हैं, वह भी मंत्री परिषद में आती है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से आप कि होता क्या है। हेडिंग बना लीजिएगा प्रधानमंत्री, हेडिंग बना लीजिएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। इसमें पहला फैक्ट लिखिएगा, पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिएगा, वास्तव में मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वह कौन होता है, वह हमारे पीएम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि राष्ट्र का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्र के प्रधान के लिए किस शब्दावली का प्रयोग करेंगे आप। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, अर्थात राष्ट्र का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्र का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो वास्तव में उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि जितना भी कार्य होता है ना, जितना भी कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है, वह मंत्री परिषद अर्थात मंत्री मंडल के माध्यम से होता है। कोई भी नया कानून लाना हो तो वह कौन लाता है, कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के पद से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में कथन निष्कर्ष के रूप में पूछे जाते हैं। आइएगा उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला फैक्ट लिखिएगा, देखिएगा, संसदीय लोकतंत्र में शासन की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, पीएम के हाथ में होती है, पीएम के हाथ में होती है। पॉइंट क्लियर है। यानी कि संसदीय लोकतंत्र में जो शासन की वास्तविक शक्ति होती है वह किसके हाथ में होती है, तो प्रधानमंत्री अर्थात पीएम के हाथ में होती है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। इसी में ही दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि सबसे लोकतंत्र का आपको लिखना है, संसदीय लोकतंत्र का, ठीक है, हम शोध कर रहे हैं, आपको पूरा लिखना है। संसदीय लोकतंत्र की सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। आपसे दूसरा फैक्ट पूछा जाएगा कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है, तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री लेता है। किसके माध्यम से, मंत्री परिषद के माध्यम से, यानी कि कैबिनेट के माध्यम से। इसमें अगला फैक्ट आप लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिखिएगा कि किसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री कैबिनेट द्वारा पारित करता है। क्लियर है पॉइंट। अगला फैक्ट लिखिएगा, सभी विभाग या फिर मंत्रालय, कोई भी शब्द दे सकता है, मंत्रालय पर निर्णय कौन लेता है, निर्णय प्रधानमंत्री जी लेते हैं, है ना। राष्ट्रपति जी तो सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए है। क्या है, सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए है, क्योंकि वह राष्ट्र के क्या hote हैं, प्रमुख होते हैं। अगला फैक्ट लिखिएगा, अगला फैक्ट, पांचवा फैक्ट लिखिएगा कि सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, लेकिन करके लिखिएगा, लेकिन राष्ट्र का प्रधान कौन होता है, राष्ट्र का प्रधान कौन होता है,
राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। अब आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, यहीं पर ही नोट करके आपको एक चीज लिखनी है, ठीक है, कि भारत में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार जो प्रधानमंत्री, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, प्रधानमंत्री जो लोकसभा से नहीं आए, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो लोकसभा से नहीं आए, अर्थात लोकसभा से नहीं आए तो फिर किस सभा से आए हैं? फिर किस सभा से आए हैं? देखिएगा, प्रधानमंत्री की योग्यता में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि उसे संसद की योग्यता, यानी कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की योग्यता होनी अनिवार्य है। पॉइंट समझ में आ गया कि संसद के किसी भी सदन के, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, उसके सदस्य की योग्यता होनी आवश्यक है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़कर ही पीएम बने, जरूरी नहीं है। आप राज्यसभा का क्या चुनाव लड़कर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उसी क्रम में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली बार जो लोकसभा से नहीं आए वह प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी जी। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? कब? ये वास्तव में सन भी लिख लीजिएगा, 1966। कब? 1966 में ये किससे आए थे बनकर? ये राज्यसभा सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बने थे। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। अब आप अगला फैक्ट लिखिएगा, एक एक चीज को नोट आउट करना है भाई, कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अभी पद के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, देखिएगा। तो अगर प्रधानमंत्री जी की क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री जी त्याग पत्र दे देते हैं, या प्रधानमंत्री जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है। क्लियर पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तब क्या होता है? फिर दोबारा से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब कथन तो ये दे दिया आपको, अब निष्कर्ष में क्या बोल सकता है एग्जामिनर? निष्कर्ष में ये बोल सकता है कि, अगली लाइन से करके लिखिएगा, मंत्री परिषद का अस्तित्व पीएम के आधार पर होता है। यानी कि जब प्रधानमंत्री जी ही नहीं रहे हैं तो क्या हो गया है? जब प्रधानमंत्री जी नहीं रहे हैं तो उनके द्वारा बनाई गई जो मंत्री परिषद है वह तो अपने आप ही समाप्त होनी है कि नहीं होनी है? क्लियर पॉइंट? तो यानी कि प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का अस्तित्व किसके आधार पर होता है? तो प्रधानमंत्री जी के आधार पर होता है। क्लियर पॉइंट? इसी में लिखिएगा, जब मंत्री परिषद क्या हो गई है? बर्खास्त हो गई है। अब ये तो नहीं है कि चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि चुनाव कराने में अरबों रुपया खर्च होता है ना, और वो सरकार का पैसा खर्च होता है। वो कल्याणकारी तो हो नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है तो कल्याणकारी हो रहा है। तो उन्हीं सब खर्चों से बचने के लिए होता क्या है? जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल या फिर गठबंधन की बात करें हम, क्या गठबंधन, वो क्या करता है? वह दोबारा अपना नेता चुनता है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आप हेडिंग बना लीजिएगा। हेडिंग क्या? आप नोट करके लिखिएगा इसको, है ना, थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास में विवेकीय शक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो राष्ट्रपति जी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी करते हैं किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझे? हमने पहले भी आपको लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था
कि वास्तव में आप ये मत समझना कि हम प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी के लिए हम वोट कर रहे हैं। नहीं, आप लोकसभा या लोकसभा के सदस्य के लिए वोट कर रहे हैं। किसके लिए? लोकसभा के सदस्य के लिए वोट कर रहे हैं। और राज्यसभा सदस्य के लिए वोट कौन करता है? जो राज्य के विधायक होते हैं वह करते हैं। कौन करते हैं? वह करते हैं। यानी कि राज्यसभा सदस्य जो होते हैं उनका आप अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। क्योंकि आप पहले क्या करेंगे? आप विधायक के लिए वोट डालेंगे और वो विधायक ही राज्यसभा सदस्य का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ठीक है, निर्वाचन करते हैं। ठीक है, आइएगा तो अगली लाइन से आप नोट करके लिखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति, विवेकीय शक्ति। तो इसमें भी तीन परिस्थिति बनती है भाई। कितनी परिस्थिति बनती है? तीन परिस्थिति बनती है। आप देखिएगा, ठीक है, तीन परिस्थिति कौन कौन सी बन रही है उन पर नोट आउट करिएगा। देखिएगा, पहली परिस्थिति क्या बनेगी? पहली परिस्थिति यह बनेगी कि कोई भी दल है, बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन, है ना, कोई भी बहुमत प्राप्त दल है या गठबंधन है को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर पॉइंट? अब कोई दल ऐसा है, बिल्कुल ध्यान समझिए, कई सारे दल होते हैं, आपको पता ही है, भारत में बहुत सारे दल हैं, है ना। 7 क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। 7 क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। तो उन 7 राष्ट्रीय पार्टियों में से किसी पर भी क्या नहीं हुआ? किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में होगा क्या? बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो अब इस कंडीशन में जो सबसे बड़ा दल होगा, सबसे बड़ा जो दल होगा या गठबंधन होगा या गठबंधन होगा, क्लियर पॉइंट, तो वो क्या करेगा? नेता को, है ना, जो सबसे बड़ा दल या गठबंधन के करेगा, के नेता को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कौन बनाएगा? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये सारे के सारे कार्य जो हम 3 के 3 कार्य लिखवाएंगे, ये सब प्रधानमंत्री जी के अंडरटेकिंग ही है, सॉरी राष्ट्रपति जी के, है ना। क्योंकि कथन निष्कर्ष में यहां से प्रश्न बनता है। अब हुआ क्या? सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि कोई दल है, कोई गठबंधन है, तो वह क्या करता है? वह बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में जिसने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, यानी कि बहुमत तो प्राप्त नहीं कर पाए लेकिन सबसे ज्यादा क्या प्राप्त किया? मत प्राप्त किया। तो उस सबसे बड़े दल को या गठबंधन को के नेता को पीएम बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? राष्ट्रपति जी बना सकते हैं। तो यह है कि विवेकीय शक्ति होती है। लेकिन यहां पर भी एक शर्त है, एक कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन के लिए ही हम ये फैक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। क्या फैक्ट होता है? समझिएगा कि 6 माह के अंदर उसे, जिस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा, उसे 6 माह के अंदर लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकसभा का विश्वास हासिल करना होगा। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यानी कि 6 माह के अंदर उसे लोकसभा का विश्वास हासिल करना होगा। अगर नहीं कर पाता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। ये लिख लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, उसे त्याग पत्र देना होगा। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा का विश्वास मत हासिल करना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट क्या आता है इसी के अंतर्गत? दूसरा फैक्ट लिखिएगा। दूसरा फैक्ट क्या आता है? दूसरा फैक्ट ये है, इससे पहले आप पहली कंडीशन में ही एक नोट आउट कर लीजिएगा, है ना। ऐसा कब किया? यानी कि पहली जो परिस्थिति हमने लिखवाई उसमें ही आप नोट करके लिख लीजिएगा कि पहली बार राष्ट्रपति
कौन थे उस समय? राष्ट्रपति के विवेक से, सन भी लिख लीजिएगा, 1979 में राष्ट्रपति कौन थे उस समय? राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी साहब थे कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? सबसे बड़े दल के नेता कौन थे उस समय? सबसे बड़े दल के नेता, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपके ही उत्तर प्रदेश के हैं प्रधानमंत्री, आप समझ गए होंगे कौन है आपके उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री? बागपत बड़ौत, याद आ रहा है कुछ? बागपत बड़ौत क्षेत्र, हाँ बिल्कुल सही। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी को पीएम बनाया। पॉइंट क्लियर है? किन्होंने बनाया? नीलम संजीव रेड्डी साहब ने बनाया, जो उस समय राष्ट्रपति थे। कब बनाया? 1979 में, 79 में बनाया। और किनको बनाया? चौधरी चरण सिंह को बनाया। ये किसान नेता थे, जनता दल पार्टी के नेता थे। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? तो ये नोट करके आपने लिख लिया है ना, पहली कंडीशन के साथ था ये, है ना। अब दूसरा फैक्ट क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो बहुमत दल, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल, ऐसे करके लिखिएगा, बहुमत प्राप्त दल में कोई प्रभावशाली नेता होता है तो उसे राष्ट्रपति जी पीएम बना सकते हैं, है ना। अब सपोज दैट जो बहुमत प्राप्त दल है ना, वह अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं। इस कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो कंडीशन दूसरी होगी ना चुनने वाली, ये वही कंडीशन है कि बहुमत प्राप्त दल, क्लियर है पॉइंट? बहुमत प्राप्त दल में जो प्रभावशाली नेता होगा उसे ही क्या कर देंगे राष्ट्रपति जी? उसे ही पीएम बना सकते हैं। तीसरा फैक्ट लिखिएगा इसका। तीसरा फैक्ट क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तीसरा फैक्ट ये कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, कि जब पीएम की मृत्यु हो जाती है, कि मृत्यु या फिर क्या हो जाता है, मृत्यु पर क्या होगा भाई? अब ये तो नहीं कि पीएम मर गए हैं तो दोबारा से चुनाव, ऐसा नहीं होता है। हमने पहले ही बताया आपको, बहुत खर्च होता है चुनाव में, अरबों रुपया खर्च हो जाता है ना। आ रही है बात समझ में? तो वह एक कल्याणकारी कार्य तो नहीं है चुनाव कराना, है ना। क्लियर है पॉइंट? तो होता क्या है, जब पीएम जी की मृत्यु हो जाती है तो जो बहुमत प्राप्त दल है, बहुमत प्राप्त दल है, अपना नेता नहीं चुन पा रहा है, नहीं चुन पाए, तो उस कंडीशन में भी विवेक शक्ति राष्ट्रपति जी की आ जाती है। अब राष्ट्रपति जी के ऊपर निर्भर है कि इस बहुमत प्राप्त दल में से किसको पीएम बनाया जाए। तो जब बहुमत प्राप्त दल अपना नेता नहीं चुन पाता है तो अगली लाइन से आप करके लिखिएगा, राष्ट्रपति जी किसी भी नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कंडीशन सेम वही है, ध्यान रखिएगा कि 6 माह के अंदर अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा? लोकसभा का विश्वास हासिल करना होगा। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, ये हर जगह कंडीशन अप्लाई होगी आपकी। ठीक है, आइएगा अब हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 75(1). पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइएगा, अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 75(1) ये कहता है कि पीएम की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा होगी। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है? बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसके पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्रधानमंत्री अर्थात पीएम की पदावधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? पदावधि से संबंधित है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इसी में ही आप लिखिएगा कि पीएम राष्ट्रपति, कोमा लगा लीजिएगा, पीएम राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 75(2) में कही गई है। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, अब हेडिंग बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कथन निष्कर्ष में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार, है ना, प्रधानमंत्री जी के क्या, प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य। क्लियर है पॉइंट? आइएगा, इसमें पहला ही फैक्ट लिखिएगा आप कि इसमें पहला फैक्ट आप क्या लिखेंगे? पहला फैक्ट आपको यह लिखना है कि मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसी में ही आप दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि व्यवहारिक, पूछा जाता है ये, व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही करेगा, प्रधानमंत्री ही शासन प्रणाली का सर्वोच्च, सबसे ऊपर यही है भाई, सर्वोच्च, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्यकारी अधिकारी होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यानी कि शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तीसरा फैक्ट लिखिएगा, इसमें तीसरा फैक्ट आपको लिखिएगा कि मंत्री परिषद का गठन करना राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना, क्या प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद का गठन करते हैं, लेकिन किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना। मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा, लेकिन किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। होता क्या है देखिएगा, राष्ट्रपति जी का पहला कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति जी का पहला कार्य ये होता है कि वह जो बहुमत प्राप्त दल है, जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में जो बहुमत प्राप्त दल है तो क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा दल जीता। अब जो दल जीत चुके हैं, है ना, जिन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है, अब वो बहुमत प्राप्त दल क्या करता है? वह अपना नेता चुनता है, और वही नेता क्या होता है? वही नेता प्रधानमंत्री होता है। अब उस नेता की इंफॉर्मेशन किसके पास में जाएगी? राष्ट्रपति जी के पास में जाएगी। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? उसको प्रधानमंत्री का पद धारण कराते हैं। अब दूसरा कार्य क्या है प्रधानमंत्री जी का? पहला कार्य तो हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वे करेंगे। दूसरा कार्य क्या होता है महत्वपूर्ण, कि पीएम की सलाह पर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पीएम की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करना। तो वास्तव में मंत्री परिषद का गठन कौन कर रहा है? वास्तविक रूप से मंत्री परिषद का गठन पीएम कर रहे हैं, लेकिन उनका यानी कि उनको शपथ ग्रहण कौन करा रहे हैं? राष्ट्रपति जी करा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इन फैक्टों को, प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब क्या हो गया? चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे कि विभिन्न विभागों का बंटवारा करते हैं। यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, क्लियर है पॉइंट, यानी कि किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया जाए, उसका बंटवारा भी कौन करता है? उसका बंटवारा भी प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। पॉइंट क्लियर है? अगला फैक्ट लिखिएगा। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट ये बनता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अब ये नहीं कि बाध्यता नहीं है, राष्ट्रपति जी की कोई भी बाध्यता नहीं है किन पर? प्रधानमंत्री जी पर, कि वह किसी व्यक्ति को ये कह सके कि नहीं, इसको हम मंत्री नहीं बनाना चाहते। वह प्रधानमंत्री जी का विवेक है कि वह किसको मंत्री बनाना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रपति जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वही फैक्ट हम लिखवा रहे हैं, लिखिएगा कि मंत्री मंडल अर्थात कैबिनेट की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? कैबिनेट की। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझने? तो कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल का गठन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। क्या है?
प्राप्त है। किसको? पीएम को। क्यों? क्योंकि भाई हमने पहले भी, इससे पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि होता क्या है कि जब प्रधानमंत्री जी सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में रखते हैं, अर्थात कैबिनेट में रखते हैं, जो उनके विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रस्ताव आता है, यदि एक भी सदस्य ने प्रस्ताव का अर्थात सरकार के निर्णय का विरोध किया, तो उसी दिन क्या होती है, उसी दिन ही क्या हो जाता है, लोकसभा को अविश्वास मत पारित हो जाता है, अर्थात सरकार को अविश्वास मत पारित हो जाता है, और उसी दिन ही क्या हो जाता है, उसी दिन सरकार गिर जाती है। तो इसीलिए कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी उन्हीं व्यक्तियों को रखते हैं जो उनके विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो विवेका पूर्ण अधिकार है उन्हें, है ना। अब इसी में लिखिएगा, अगली लाइन से चलेगा, छठा फैक्ट लिखवाते हैं, आइएगा। लिखिएगा कि मंत्रिमंडल की बैठक किसी भी समय, मंत्रिमंडल की बैठक किसी भी समय बुला सकता है। प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं? अगला छठा फैक्ट लिखिएगा कि पीएम कभी भी मंत्री मंडल अर्थात कैबिनेट की बैठक बुला सकता है, कभी भी बुला सकता है। ये बाध्यता नहीं है कि उसी समय बुलानी होगी, नहीं, वह कभी भी बुला सकते हैं। क्लियर पॉइंट? अगला फैक्ट लिखिएगा, सातवां फैक्ट। पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं है, किसी विदेश यात्रा पर गए हैं या आने में असमर्थ हैं उस बैठक में, तो उस समय क्या होगा भाई? उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय अध्यक्षता जो भी वरिष्ठ मंत्री होगा। पॉइंट क्लियर है? जो भी वरिष्ठ मंत्री होगा वह उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी प्रेजेंट है तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? उसकी अध्यक्षता करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ये सब फैक्ट्स आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा कर रख लीजिएगा। ठीक है, अगला फैक्ट कि संसद देश, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, कथन निष्कर्ष में पूछा जाएगा। देश या फिर विदेश की बात करें, विदेश में शासन की नीति का प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नीति का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल ध्यान समझिएगा, संसद देश व विदेश में शासन की नीति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी नीति बनानी है, वह कौन बनाएगा? वह प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्लियर पॉइंट? अगला फैक्ट लिखिएगा, नोवा फैक्ट आप लिखिएगा कि जितने भी इसमें, चलो इसमें कर लो आप, प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा अधिकृत प्रवक्ता, यानी कि भारत की ओर से प्रवक्ता कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगला फैक्ट लिखिएगा, नोवा फैक्ट। नोवा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विदेश नीति का निर्धारण भी कौन करता है? पीएम के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर पॉइंट? चाहे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये तो इस तरह से ये समझिएगा कि एग्जामिनर ने आपको क्या दिया? एग्जामिनर ने आपको कथन दे दिया है। अब निष्कर्ष क्या देगा? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, निष्कर्ष में ये आप लिखिएगा, चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, चाहे विदेश विभाग उसके पास हो या न हो, भले ही उसके पास में विदेश मंत्रालय ना हो, लेकिन विदेश नीति का निर्धारण फिर भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करता है। चाहे उसके पास में क्या ना हो? विदेश मंत्रालय ना हो, विदेश विभाग ना हो, लेकिन फिर भी निर्धारण कौन करेगा? विदेश नीति की प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब इसी में ही लिखिएगा कि ये तो हो गया पहला निष्कर्ष। अब दूसरा निष्कर्ष कोमा लगा के लिख लीजिएगा कि अंतिम रूप से
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतिम रूप से ही नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, का निर्धारण पीएम करता है, पीएम करता है। अब विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा हमें जल्दी, है ना, क्योंकि विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो विदेश मंत्री भले ही कोई और हो, लेकिन वो कोई नीति बना रहा है, कौन? विदेश मंत्री कोई नीति बना रहे हैं, तो लेकिन अंतिम रूप से उसका निर्धारण, यानी कि उसमें कोई सुझाव देना है, कोई कार्य करना है, उसका निर्धारण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, आइएगा। अब अगला फैक्ट लिखिएगा, 8 फैक्ट हो गए हैं शायद, या 7 फैक्ट हो गए हैं, जितने भी हो गए हों। अगला फैक्ट, ठीक है, आइएगा। अगला फैक्ट है, 8वां फैक्ट है, लिखिए कि सभी मंत्रालय या फिर विभाग बोल सकता है, मंत्रालय या विभागों के समन्वय स्थापित, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापित करता है। यानी कि जितने भी, क्योंकि कई सारे विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, क्लियर है पॉइंट? तो उन सारे विभागों का समन्वय कौन करता है? उन सारे विभागों का समन्वय भी प्रधानमंत्री करता है। पॉइंट क्लियर है? ये नहीं कि किसी को ज्यादा राहत दे दी गई और किसी को कम राहत दे दी गई, किसी के लिए अलग नीति बना दी गई, किसी के लिए अलग नीति बना दी गई, लेकिन सबको एक साथ लेकर प्रधानमंत्री जी चलते हैं। यानी कि जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, तो उन सब में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी किनका होता है? उनका कार्य भी, उनका अधिकार भी प्रधानमंत्री जी का ही होता है। क्लियर है पॉइंट? अगली लाइन से लिखिएगा कि पीएम कुछ आयोगों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ आयोगों या परिषदों का पदेन अध्यक्ष भी होता है। क्या होता है? अध्यक्ष भी होता है ना। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें आयोग या किसी परिषद की, चलिएगा, तो आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे हम बात करें कि नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री होता है। पॉइंट क्लियर है? यानी कि नीति सबसे बड़ा आयोग होता है ये, ठीक है। अगर हम कहें दूसरा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। हम कहें कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। हम कहें कि अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। पॉइंट क्लियर है? आइएगा, चलिए अगला फैक्ट। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है हमें, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है समझिएगा कि यह आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री, कोमा लगा लीजिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य मंत्री परिषद के मध्य संवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, संवाद की कड़ी होता है। अर्थात राष्ट्रपति को सूचित करता है। अब समझिएगा इस फैक्ट को, आप समझिए, हमारे शब्दों में समझिए। देखिएगा अनुच्छेद 78 क्या कहता है, यानी कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो कड़ी है वह क्या है? वह प्रधानमंत्री है। क्योंकि मंत्रिपरिषद जो भी कार्य कर रही है या जो भी कल्याणकारी कार्य कर रही है, कोई भी नीति बना रही है, कोई भी कानून लाना चाहती है, तो उसे सूचना के माध्यम से कौन देता है? सीधा मंत्रिपरिषद नहीं देता है, कौन देता है?
प्रधानमंत्री जी देते हैं कि हम ये कार्य करना चाह रहे हैं, हमारी मंत्री परिषद ने इस पर निर्णय लिया है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलेगा। अब इसी में आप एक और फैक्ट लिख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य भी इसी में ही है। क्या? प्रधानमंत्री के कर्तव्य भी इसी में ही आते हैं। क्या कर्तव्य हैं? समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि संघ के कार्यकलाप व प्रशासन और मंत्री परिषद के निर्णय की सूचना राष्ट्रपति जी को देता है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि संघ के जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं उनके बारे में, प्रशासन क्या कार्य करना चाहता है उसके बारे में, मंत्री परिषद ने क्या क्या निर्णय लिए हैं, उन सब की सूचना कौन देता है? उन सब की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो ये एक इनका कर्तव्य भी बनता है। किनके प्रति? राष्ट्रपति जी के प्रति, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, आइएगा अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, प्रधानमंत्री का कालक्रम। हेडिंग बना लीजिएगा प्रधानमंत्री का कालक्रम, प्रधानमंत्री का कालक्रम। चलिए देखिए, तो सबसे पहले कौन बने थे? पहले नंबर पर लिख लीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कब बने थे? कब? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। कब तक रहे? 64 तक रहे। क्लियर पॉइंट? दूसरे, अब इसी में ही क्या हुआ, एक और चीज लिख लीजिएगा, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। वास्तव में 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, उनके नाम भी लिख देते हैं। चलिएगा, गुलजारी लाल नंदा, ये क्या थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो लिख लीजिएगा 27 मई 1964 से, पूरा लिखिएगा 1964 से कितना? 4, ठीक है, 64 से 9 जून, हाँ लिख लीजिएगा 9 जून 1964 तक ये क्या रहे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। दूसरा लिखिएगा, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये 9 जून 1964 से कब तक रहे? 11 फरवरी 1966 तक रहे। इनके काल में भी गुलजारी लाल जी ही क्या थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा। कब से कब तक के? लिख लीजिएगा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक क्या रहे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलेगा, अगला देखिएगा, तीसरे स्थान पर कौन आती हैं? महिला थी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद में कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है, या बनी है तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। हमारे हिसाब से नहीं बनी है। तो पहली और अंतिम अभी तक अगर हम कहें तो इंदिरा गांधी जी। इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही। कब तक रही? 77 तक रही। अब चौथे अगर हम पूछें, चौथे कौन कौन से थे? मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई साहब थे, जो 24 मार्च, कितना? 24 मार्च 77 से 28 जुलाई 1979 तक। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगला लिखिएगा, पांचवे कौन थे? पांचवे फिर आपके चरण सिंह बने, चौधरी चरण सिंह जी आए थे, है ना? कब? 28 जुलाई 69 से लेकर 14 जनवरी 80 तक।
क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। उसके बाद में कौन बने, उसके बाद में फिर दोबारा से छठे स्थान पर इंदिरा गांधी जी आती है। इंदिरा गांधी जी आई, इनका कार्यकाल फिर कब से कब तक रहा, तो 14 जनवरी है ना, 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। कब, 1984 तक। आइएगा इसको रफ कर देते हैं, 7वें स्थान पर देखते हैं। 7वें स्थान पर कौन हमारे प्रधानमंत्री बने, तो आप लिख लीजिएगा राजीव गांधी। 7वें नंबर पर कौन थे, राजीव गांधी जी, लिख लीजिएगा 7वें नंबर पर राजीव गांधी साहब थे, जो 31 अक्टूबर 84 से 1 दिसंबर 89 तक रहे, 1989 तक रहे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 8वें स्थान पर कौन बने, तो लिख लीजिएगा विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप सिंह जी रहे, इनका कार्यकाल कब तक रहा, तो 2 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर 1989 से लेकर कब तक, 10 नवंबर 1990 तक। क्लियर है पॉइंट। 8वें के बाद में 9वां क्रम जो आता है वह किसका आता है, वह आता है चंद्रशेखर जी का। किनका, चंद्रशेखर जी बने। 10 नवंबर 1990 से लेकर कब तक रहे, ये 21 जून 1991 तक रहे। 10वें नंबर पर जो आए हमारे वे थे पीवी नरसिम्हा राव साहब आए थे, जो 21 जून 91 से लेकर 1 जून 96 तक रहे। क्लियर है पॉइंट। 10वें के बाद में 11वां क्रम जो आता है वह अटल बिहारी जी का आता है। किनका आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आता है। पूछ लिया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आता है, जो 16 मई 1996, एक मिनट कहीं कंफ्यूजन है, 1 जून, हाँ सॉरी, अटल बिहारी जी के बाद में, हाँ ठीक है, 1 जून 96 से लेकर 21 अप्रैल 97 तक रहे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। 12वें स्थान पर कौन थे, तो एच.डी. देव गौड़ा साहब। इनका पूरा नाम कमेंट करके बताइएगा हमें, इनका हरदन अली, हाँ पूरा नाम बताइएगा इनका कमेंट करके। एच.डी. देव गौड़ा का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो एच.डी. देव गौड़ा साहब का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 21 अप्रैल से लेकर 97 से लेकर 19 मार्च 98 तक, 19 मार्च 98 तक रहे। उसके बाद फिर दोबारा से कौन बने, आप समझिएगा, अटल बिहारी जी बने। फिर दोबारा से कौन बने, अटल बिहारी जी बने। 19 मार्च 98 से लेकर 22 मई, है ना, 19 मार्च से लेकर 22 मई, नहीं 3 अक्टूबर का बना था वो काल इनका रहा है 3 अक्टूबर 98 तक, 3 अक्टूबर 98 तक रहे। अगला 15वां क्रम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, लिख लीजिएगा 31 अक्टूबर 98 से लेकर 22 मई 2004 तक रहे। कब तक रहे, 4 तक रहे। अब अगर हम बात करें, इसके बाद में 2 योजना किसकी रही, 2 योजना कांग्रेस की रही, और उनके कौन थे, मनमोहन सिंह साहब, है ना, मनमोहन सिंह जी, जो 22 मई 2004 से कब तक रहे, 26 मई 2014 तक। और अब वर्तमान में कौन है आपको पता ही है, लिख लीजिएगा इनको भी। तो वास्तव में 17वें क्रम के कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, है ना, कौन, मोदी जी। क्लियर है पॉइंट। और इनका कार्यकाल कब से चला, तो 26 मई से लेकर 2014 से लेकर और अब तक कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। ये कालक्रम था, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 17वें क्रम के हैं। क्लियर है पॉइंट, आइएगा हेडिंग बना लीजिएगा प्रधानमंत्री का इतिहास। हेडिंग बना लीजिएगा प्रधानमंत्री जी का इतिहास, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। होता क्या है कि इसको स्किप कर देते हैं, है ना, कुछ जो टीचर्स हैं उसको पढ़ाते नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। क्लियर है, तो एक भी चीज स्किप नहीं करना है। आइएगा तो हेडिंग बना लीजिएगा प्रधानमंत्री का इतिहास।
तो प्रधानमंत्री के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेगा वह यह बनता है कि सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास मत पारित हुआ तो किसके खिलाफ हुआ था? तो लिख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। नेहरू के खिलाफ क्या हो गया था? विश्वास मत पारित हो गया था। क्लियर है पॉइंट? आइएगा अगला फैक्ट लिखिएगा, इसी में ही दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि एक कार्यकाल, अंतर को समझिएगा, पूरे कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, एक कार्यकाल यानी कि एक योजना की कार्यकाल की बात कर रहे हैं। एक कार्यकाल में सबसे कम दिन तक पीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन तक रहे? मात्र एक कार्यकाल में 13 दिन तक क्या रहे? प्रधानमंत्री के पद पर रहे। क्लियर है? अगला फैक्ट लिखिएगा, अगला फैक्ट है, तीसरा फैक्ट लिखिएगा कि चौधरी चरण सिंह व अटल बिहारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी ने लोकसभा में विश्वास मत होने से पहले, ऐसे करेगा, होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न नोट करके लिखिएगा कि चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में नहीं गए, है ना? चौधरी चरण सिंह कभी भी अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कभी भी संसद में नहीं गए, अर्थात उन्होंने संसद का सामना नहीं किया। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगला फैक्ट लिखिएगा, कि आजादी के बाद प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना? स्वतंत्रता के बाद बोल सकता है, आजादी के बाद बोल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आजादी के बाद गैर कांग्रेसी, क्योंकि सारे कांग्रेसी ही बन रहे थे प्रधानमंत्री, तो पूछा जाता है कि गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? तो नाम लिख लीजिएगा, मोरारजी देसाई साहब थे। कौन थे? मोरारजी देसाई साहब कब बने थे? 1978 में प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई के संदर्भ में ही आप नोट करके एक और चीज लिख लीजिएगा कि पीएम पद से त्याग पत्र देने वाले एकमात्र पीएम यही है। यानी कि किससे? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है। क्लियर पॉइंट? आइएगा अगला फैक्ट लिख लीजिएगा, है ना? चौथा फैक्ट आइएगा। चौथे फैक्ट में लिखिएगा, देखिएगा होता क्या है, वैसे तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रश्न यहां से भी बन जाता है ना? तो कभी कभी प्रश्न क्या बन जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम से बन जाता है। ठीक है, तो वो चीज आपको चलो लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कभी कभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं, है ना? तो उसी के संदर्भ में है। आज तक 3 कार्यवाहक प्रधानमंत्री 3 बने हैं। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे बने हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, क्लियर पॉइंट? लेकिन कार्यवाहक यहां पर लिख लीजिएगा, संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। इसी में लिखिएगा
कि पीएम की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो जब भंग हो जाती है, जब तक बहुमत प्राप्त दल अपना नेता न चुन ले तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि जब पीएम की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या बनाया था, मंत्रिपरिषद बनाया है, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद अपने आप ही क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अब दोबारा से नहीं क्या बनानी पड़ेगी, आपको मंत्रिपरिषद बनानी पड़ेगी। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्य क्या है कि जब तक बहुमत प्राप्त नेता अपना नेता नहीं चुनता है तब तक वह प्रधानमंत्री में के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, और जैसे ही बहुमत प्राप्त दल अपना क्या चुन लेता है, नेता चुन लेता है, तो वह अपना त्याग पत्र दे देते हैं। लेकिन एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, कभी कथन निष्कर्ष में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि यहां से प्रश्न बन जाता है कि होता क्या है कि यह कभी भी, यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कभी भी ये नहीं हो सकते कि प्रधानमंत्री बन जाए। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, है ना? क्लियर है पॉइंट? अगली लाइन से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन से सुनिए कि कार्यकाल में मृत्यु, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई? तो 3 है, लिख लीजिएगा। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू साहब है ना? दूसरे कौन से हैं? लाल बहादुर शास्त्री साहब है, और तीसरे हैं आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर राजीव गांधी जी भी तो तभी मरे थे अपने कार्यकाल में। नहीं, इसको आप नोट करके लिखिएगा, क्योंकि आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। आप ऐसे करके लिखिएगा क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है कि राजीव गांधी निर्वाचन के समय मरे। किसके समय मरे? निर्वाचन के समय मरे, ना कि प्रधानमंत्री पद उनके पास रहते हुए। नहीं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये फैक्ट पूछ ले जाते हैं। आइएगा अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास में लिखना है। अभी आपको हमने रफ कर दिया है, लेकिन आपको अभी इतिहास में ही लिखना है। लिखिएगा उप प्रधानमंत्री। कभी कभी उप प्रधानमंत्री के नाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री में पहला फैक्ट ये लिखिएगा कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अब तक ऐसे लिख लीजिएगा, अब तक कुल 8 क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं। आइएगा उन पर चर्चा कर लेते हैं एक एक पर। तो पहले कौन बने थे भाई? सरदार वल्लभ भाई, कौन? वल्लभ भाई पटेल बने थे। 15/8 से लेकर 47 से लेकर कब तक रहे? 15/12/50 तक रहे। उस समय देखिएगा ये क्या बने? ये तो बने उप प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री हम इधर लिख रहे हैं। कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। दूसरा लिख लीजिएगा, दूसरे कौन बने थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई साहब थे, जो कब से कब तक 13 मार्च से लेकर 69 तक, यानी 79 तक, कब से लेकर 13 मार्च 69 से लेकर 79 से लेकर 79 से लेकर 28 जुलाई 69 तक। उस समय कौन थे आपकी? इंदिरा गांधी जी कौन थी? प्रधानमंत्री थी। तीसरे कौन से व्यक्ति हैं? तीसरे हैं आपके जगजीवन राम। कौन? जगजीवन राम। ये क्या थे? वास्तव में कनिष्ठ थे। कौन थे? कनिष्ठ। इनकी डेट लिख लीजिएगा, 27
24 जनवरी से लेकर कब से 69 से लेकर, है ना, 79 से लेकर 28 जुलाई 69 तक, फिर 69 बोल रहे हैं 79 तक, ठीक है। उस समय कौन थे? उस समय मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई कौन थे? प्रधानमंत्री थे। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वास्तव में ये तो कनिष्ठ थे, लेकिन दोबारा से अब समझिएगा चौथे जो बने वह कौन से बने, इनको हम रेड पेन से लिखेंगे, चौधरी चरण सिंह बने। और चौधरी चरण सिंह कनिष्ठ न होकर क्या थे? वरिष्ठ। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों से, इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाता है। ये कब से कब तक बने? तो इनकी भी सेम डेट है, सेम डेट, जब ये कनिष्ठ बने थे तो ये वरिष्ठ बने थे, ठीक है। और उस समय भी मोरारजी देसाई क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पांचवा लिखिएगा, पांचवे जो थे आपके वी चौहान, ठीक है। ये कब बने भाई? ये 28 जुलाई से लेकर 69 तक, और वास्तव में 14 जनवरी 80 तक रहे, 14 जनवरी 80 तक रहे। उस समय कौन थे? चरण सिंह जी, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, है ना। उत्तर प्रदेश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं ये अभी तक के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा देखिएगा, छठे कौन बने थे भाई? छठे बने थे चौधरी देवालाल, चौधरी देवीलाल साहब थे। तो चौधरी देवीलाल साहब में पहला फैक्टर क्या बनता है कि ये कब से कब तक रहे कार्यकाल की? तो 2 दिसंबर 79 से लेकर 14/1/80 तक रहे। और उस समय भी आपके कौन थे? 90 करिएगा, ये 1 मिनट रुकिएगा, 89 और 89 के बाद में आपका 90 करिएगा यहाँ पर, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब थे। कौन थे? सिंह साहब थे। अगर सातवें की अगर हम बात करें तो छठे थे आपके, सातवें भी देवीलाल ही बने, ठीक है, देवीलाल। फिर इनका कार्यकाल क्या रहा? 10 दिसंबर 90 से लेकर कब तक रहे? 21 जून 91 तक रहे। और उस समय चंद्रशेखर जी, कौन? चंद्रशेखर साहब क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्लियर पॉइंट। अगला सबसे लेटेस्ट जो है और अंतिम जो है 8वें, लाल कृष्ण आडवाणी, सबसे अंतिम कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे। कौन थे? आडवाणी, ठीक है। ये 29 जून 2002 से ये रहे आपके 22 मई 2004 तक। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी, लिख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप इसे नोट करके एक चीज लिखिएगा, यहाँ पर नोट करके आप ये चीज लिखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बनता है कि पीएम की मृत्यु या त्याग पत्र, पीएम की मृत्यु या त्याग पत्र के बाद उसका पद धारण नहीं करता, क्योंकि क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद का विघटन, यानी कि बर्खास्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है। तो कथन बन सकता है, कथन निष्कर्ष के रूप में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। कैसे? कि जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, क्या वह प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के बाद प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? निष्कर्ष के रूप में आपको दे देगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है, भंग हो जाती है। इसीलिए वह क्या नहीं बन सकते? वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्लियर पॉइंट। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 76, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 क्या कहता है? समझिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया इसमें? भारत का महान्यायवादी, है ना। क्या? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या कहा जाता है?
अटर्नी जनरल कहा जाता है, अटर्नी जनरल कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न ये भी बनेगा, इसमें आप पॉइंट करके लिखिएगा, है ना। ये पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि भारत सरकार को विधिक मामलों में पर सलाह कौन देता है, तो महान्यायवादी देता है। यहां पर अगली लाइन से लिखिएगा, यह केंद्र स्तर पर कार्य करता है। क्या करता है? केंद्र स्तर पर कार्य करता है। बात को समझिए, चलो थोड़ा समझा देते हैं इसके बारे में। देखिएगा, महान्यायवादी कौन होते हैं वास्तव में? महान्यायवादी वास्तव में एक तरह से सरकार के वकील होते हैं। क्या होते हैं? सरकार के वकील। यानी कि सरकार, देखिएगा, संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है, चाहे उसमें सरकार हो, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो, कानूनी कार्रवाई सबके लिए कराई जाती है। तो उसी संदर्भ में अगर सरकार और किसी राज्य के मध्य कोई विवाद चल रहा है ना, या सरकार ने कोई गलत कार्य कर दिया है, तो उस संदर्भ में सरकार की तरफ से जो वकील रहेगा वह कौन रहेगा? वह महान्यायवादी रहेगा। क्लियर है पॉइंट? किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से। ये केंद्र स्तर पर ही कार्य करता है। ठीक है, अगली लाइन से लिखिएगा। आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो अगर हम नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति वास्तव में इसका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? संघीय परिषद को सहायता देने के लिए। किसको? संघीय परिषद को सहायता देने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं। अगर हम कार्यकाल की बात करें कि इसका कार्यकाल कब तक रहता है, तो उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। उल्लेख संविधान में नहीं है। क्यों? आप समझिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की कृपा तक रहता है। क्या रहता है? कार्य कब तक रहता है? राष्ट्रपति की कृपा तक रहता है। बेसिकली होता क्या है कि हर सरकार, जब भी सरकार बदलती है तो हर सरकार अपना न्यायाधीश अलग चुनता है। यानी कि जब तक सरकार रहेगी तब तक क्या रहेंगे? महान्यायवादी रहेंगे। और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलेगा। अगला फैक्ट समझिएगा इसी में ही कि वैसे सामान्यतः कितना होता है? हमारी जो आम सरकार होती है, आम चुनाव होते हैं, उसका जो कार्यकाल रहता है वह सामान्य है कितने? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्यों होता है? इसको समझिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है। क्योंकि हमारे संघीय पालिका किसके से प्रभावित है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की परंपरा भी ये रही है। ब्रिटेन की परंपरा की तरह सरकार कार्यकाल तक समाप्त होने पर क्या दे देता है? त्याग पत्र दे देता है। पॉइंट क्लियर है? यानी कि इनका कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का है सामान्य तौर पर। लेकिन ब्रिटेन की परंपरा ऐसी है कि जब सरकार बदलती है तो वह अपने आप ही क्या दे देते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। अब इसमें आप एक चीज और लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिखिएगा इसको, या तो 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहेगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अब दोनों में से कोई भी चीज अगर पहले हो जाती है तो यह क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर 65 वर्ष इनकी पूरी हो गई तो तब भी इनको त्याग पत्र देना होगा। क्लियर पॉइंट? इसी में अगली लाइन से लिखिएगा कि संसद की बैठक में भाग ले सकता है ना। किसकी बैठक में? संसद की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। लिख लीजिएगा कि संसद की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। यानी कि अपने विचार रख सकता है
लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इसमें संसद की बैठक में। अगली लाइन से लिखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और ये चीज किसमें कही गई है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 88 में ये बात कही गई है। इसमें अनुच्छेद 88 में। क्लियर पॉइंट। अगली लाइन से लिखिएगा, अनुच्छेद 62(2) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय पर भारत सरकार, यानी कि केंद्र सरकार की बात हो रही है, भारत सरकार को विधिक सलाह दे सकता है। विधिक सलाह दे। अनुच्छेद 62(2) के तहत कही गई ये बात भी। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। अगला फैक्ट लिखिएगा कि सहायता के लिए, किसकी, महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या होते हैं भाई, सोलिसिटर जर्नल होते हैं। जर्नल होते हैं। क्लियर पॉइंट। कौन होता है, सोलिसिटर जर्नल होते हैं। क्लियर पॉइंट। अब इसको समझिएगा, इसका उल्लेख भी संविधान में नहीं है, उल्लेख नहीं है संविधान में, इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या केंद्र सरकार नियुक्ति कर सकती है। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। अब तीसरा फैक्ट इसमें लिखिएगा कि जो इनका वेतन होता है सॉलिसिटर का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। और जो आपके महान्यायवादी हैं उसमें एक चीज और लिख लीजिएगा कि उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए रोका नहीं जा सकता है ना, बाध्यता नहीं कर सकती है सरकार, वह प्राइवेट प्रैक्टिस भी अपनी कर सकते हैं। कौन, महान्यायवादी। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। अगली लाइन से लिखिएगा, चलिएगा अगली लाइन से हेडिंग बना लीजिएगा, महान्यायवादी का कालक्रम, है ना। हेडिंग बना लीजिएगा, महान्यायवादी का कालक्रम। महान्यायवादी का कालक्रम। तो महान्यायवादी का कालक्रम में पहला जो महान्यायवादी थे हमारे, वह कौन थे, तो लिख लीजिएगा पहले कौन थे, शीतलवाड़। ये 1950 से लेकर 1963 तक रहे, 1950 से लेकर 1963 तक। दूसरे कौन थे, के और सी के दफ्तरी, ये 63 से लेकर कब तक रहे, 68 तक रहे। तीसरे लिख लीजिएगा नीरेन डे थे, जो 68 से लेकर कब तक रहे, 77 तक रहे। अगले कौन थे, चौथे थे आपके सीवी गुप्ता साहब। सीवी गुप्ता जी 77 से लेकर 69 तक रहे, 79 तक रहे, 79 तक रहे। और पांचवे जो थे आपके, पांचवे थे एल एन सिन्हा साहब थे। एल एन सिन्हा साहब 79 से 69 से लेकर 79 से, यानी कि 79 से लेकर कब तक, 83 तक रहे। अब छठे अगर हम बात करें तो छठे तक कौन आ जाते हैं, तो के पराशरन साहब थे, जो 83 से लेकर कब तक रहे, 83 से शायद 89 तक रहे। कब तक रहे, 89, 83 से 89 तक रहे। ठीक है। सातवें की अगर हम बात करें तो सातवें कौन से थे, सातवें आपके सीता सोरा बजी। ठीक है। 89 से कब तक रहे, 90 तक रहे। हाँ, ये सब चीजें लिखनी है, पूछ लेता है कभी कभी। आठवें लिखिएगा, आठवें कौन से थे आपके, जी रामा स्वामी साहब थे, जो 90 से 92 तक रहे। कब तक रहे, 90 से 92, 1990 से लेकर 92 तक। आइएगा अगला लिखिएगा, अगला लिख लीजिएगा आप, मिलन 11वें हैं, मिलन के बैनर्जी, ये 92 से लेकर 96 तक रहे। अगले हैं अशोक देसाई साहब। अशोक देसाई साहब 96 से लेकर 98 तक रहे। 13वें आपके जो हैं वे हैं अशोक, 13 हो गए
दोबारा से फिर वो बने कौन, सोरा बाजी साहब, ठीक है बजी, ठीक है। ये 98 से कब तक रहे, 2004 तक रहे, कब तक रहे, 2004 तक। फिर बाद में दोबारा से कौन बने, मिलन के बनर्जी साहब थे, जो 2004 से 2009 तक रहे, कब तक रहे, 2009 तक। अब 15वें अगर हम कहें कि 15वें कौन थे, तो 15वें आपके जी आई वहन वही, ठीक है, जी है वहन वही। तो ये वास्तव में जी वहन वही, ये आपके 2009 से 14 तक रहे। उसके बाद में 16वें जो है आपके, 16वें आपके मुकुल रोहतागी, ये 2014 से लेकर 2017 तक रहे। अब जो वर्तमान में है वह कौन है, वह 19वें हैं, सॉरी 17वें हैं, वे के वेणु गोपाला, 2017 से अब तक है। अब आप नोट करके 2 अनुच्छेद और लिख लीजिएगा। इसके बाद में हम संसद पर आ जाएंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे। तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 77 क्या है, इसमें अनुच्छेद 77 में सरकार के कार्य व संचालन के बारे में है। किसके, सरकार के कार्य व संचालन के बारे में है, ठीक है। और अनुच्छेद 78 में क्या है कि ये हमने पहले भी आपको पढ़ा दिया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में पीएम के कर्तव्य बताया थे ना आपको कि सूचना देंगे, पीएम के क्या सूचना देंगे, संघीय कार्यपालिका अर्थात संघीय परिषद जो है वह क्या कार्य कर रही है, उसका कर्तव्य है पीएम का कि वह सूचना किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।